मैं गांव के चौधरी के घर नौकरानी थी। वो चौधरी खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनसे शादी कर लेता और शादी की रात कमरे में जाते हुए अपने ऊँट को भी साथ ले जाता और फिर लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें पूरे महल में गूंजती। मैं भी बेहद खूबसूरत थी। एक बार मेरा घूंघट उस चौधरी के सामने हट गया और फिर उसने और उसके ऊँट ने मेरे साथ। रात का घुप अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। जून का गर्म मौसम, रात के समय भी आग उगल रहा था। इस गर्म मौसम में मैं रेगिस्तान में नंगे पांव अंधाधुंध भाग रही थी। हालांकि मेरा बचपन इसी रेगिस्तान में ही गुजरा था। इसी रेगिस्तानी इलाके का एक गांव था जिसकी मैं रहने वाली थी। रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी बहुत तेज होती है। दिन के समय तो गर्मी होती ही है, लेकिन रात में भी हुमस और लू जैसी तपिश बरसती थी। लेकिन मुझे ना मौसम की परवाह थी, ना अपने पकड़े जाने के बाद के भयानक अंजाम की। मेरे पास सिर्फ आज की रात थी कि मैं अपनी इज्जत को उस चौधरी और उसके ऊँट से बचा लेती। इसलिए बस मैं इस लंबे रेगिस्तान को जल्द से जल्द पार करना चाहती थी, वरना वो आदमी मुझे कहीं का न छोड़ता। मुझे उसे देखकर ही डर लगता था। उसकी लाल लाल आंखें थीं और उसकी आंखें ऐसी खतरनाक थीं कि उसकी नजरें मेरे शरीर को काट खाने लगती थीं। वो इतना हट्टा कट्टा चौड़ा था कि उसकी सेहत देखने पर ही मैं कांप जाती थी। 40 के लगभग, 6 फीट का कद, भरपूर शरीर का मालिक आदमी इंसान कम और कोई देव ज्यादा लगता था। जिस लड़की को देखता नजरों की तेजी से उसे कांपने पर मजबूर कर देता। जो लड़की उसकी आंखों को भा जाती वो उसे अपनी हवस से छोड़ता नहीं था। और वही देव जैसा इंसान मेरे लिए शादी का संदेश भेज चुका था और उसका पैगाम हमारे इलाके में हुक्म का स्थान रखता था। मुमकिन ही नहीं था कि कोई उसके हुक्म के आगे इनकार कर जाए। और जो कुछ मैं उसके साथ कर चुकी थी, मैं सिर्फ उस आदमी की जिद का सामान बनती, न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके पागल और सरफिरे ऊँट के लिए भी। और इसी सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर किया था। मेरे लिए मौत आसान होती, लेकिन उस आदमी को अपनाना बहुत मुश्किल। जो कुछ भी मैंने उस आदमी के बारे में सुन रखा था, मैं तो क्या, हर लड़की उससे शादी करने से डरती थी, क्योंकि वो शादी की पहली रात ही अपने कमरे में अपने साथ अपने सबसे प्यारे ऊँट को भी लेकर आता और फिर उसकी दुल्हन की चीखों की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंजा करती थीं। कुलधरा गांव में मैं ही एक हसीन लड़की थी, क्योंकि सूरज की चिलचिलाती धूप में पानी के लोहे के घड़े सरों पर रखकर जब हम रेगिस्तान की तपती रेत पर पानी भरकर लाते तो हमारी रंगत गहरी सांवली सी पड़ जाती थी। इसलिए हमारे गांव में लोगों का रंग रूप गहरी सांवली रंगत ही थी। मगर ना जाने मैं किस पर चली गई थी। मेरा सफ़ेद रंग जो तेज धूप और तपिश से भी माद नहीं पड़ता था, और यही रंग रूप मेरे लिए जान का बवाल बन गया था। उस पर हमारी गरीबी हमें चौधरी के हवस का निशाना बनाती थी। जैसे ही जून का महीना आता, पानी नहर में सूखने लगता था, भूख और प्यास का दौर चलता, तो गांव वालों का रुख चौधरी की हवेलियों की तरफ होता था, क्योंकि इस मुश्किल समय में हमें अनाज और पानी वही लोग दे सकते थे और बदले में वो जिसे चाहते अपने कमरे की रौनक बना लेते, चाहे वो औरत किसी की पत्नी होती या फिर वो लड़की किसी की कुंवारी बेटी ही क्यों ना होती। लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। एक ऐसा जुल्म था जिसकी कोई सुनवाई न थी। न वहाँ किसी का कानून चलता था और ना ही कोई कानून को मानता था। मेरी माँ चौधरी के घर की नौकरानी थी। हम लोग कॉटन की कढ़ाई वाले बड़े बड़े कुर्ते पहनते थे। हमारे हाथों में दर्जनों के हिसाब से चूड़ियाँ हर वक्त मौजूद होतीं। काली काली कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियाँ हर वक्त खनकती रहतीं। पाँव में मोटी पाजेब और नाक में मोटी लौंग, ये हमारी सज धज थी, जो हम औरतें सुबह उठते ही किया करते थे। लेकिन जब बाहर निकलते तो खुद को छुपाने के लिए बड़ा सा घूंघट निकाल लेते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी जरा सी लापरवाही हमें कौन सी तकलीफ से दो चार कर देगी। मेरी माँ उम्र के जिस हिस्से में थी वो अपने आप को कम ही छुपाया करती थी। वो चौधरी की हवेली में बेपरवाह सी होकर चली जाया करती थी, क्योंकि उन्हें चौधरी से कोई डर नहीं था। लेकिन कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत ठीक न थी और मैं माँ बाबा की इकलौती औलाद थी, इसलिए उनके बदले मुझे चौधरी के घर काम पर जाना था। मेरी माँ बेहद परेशान थी, क्योंकि मेरी रंगत माँ की तरह सांवली नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए माँ मुझे बार बार कहती कि चौधरी के घर पर घूंघट का खास ख्याल रखना, घूंघट जरा भी सरकना नहीं चाहिए। मैं 17-18 साल की अल्हड़ सी दोशीजा थी। माँ बाप की इकलौती थी, इसलिए लाड प्यार से पली थी। माँ की बात का मतलब मैं इस अंदाज में नहीं समझी थी जिस तरह माँ ने समझाना चाहा था,
लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरी जरा सी गलती मुझे मौत से बढ़कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देगी। मैं घूंघट निकाले चौधरी के घर पहुंची थी। चौकीदार के सामने मैंने अपनी माँ का नाम लेकर कहा कि मैं अम्मा रामकली की बेटी हूँ, वो बीमार हैं, इसलिए उनकी जगह मैं काम पर आऊंगी। चौकीदार एक नौजवान सा लड़का था। मुझसे कहने लगा, चेहरा दिखाए बिना तुम्हें अनुमति नहीं मिल सकती, अंदर तभी जाने दूंगा, पहले चेहरा दिखाओ। मैंने कहा, मेरी अम्मा ने सख्ती से मना किया है कि किसी को चेहरा मत दिखाना। वो कहने लगा, मुझे भी यहाँ के चौधरी का हुक्म है कि चेहरा देखे बिना किसी भी औरत को अंदर मत आने देना। मुझे क्या पता तू औरत है या औरत के भेष में, घूंघट में छुपा कोई मर्द। मुझे तो उस नौजवान की बात पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने उस लड़के के सामने गुस्से से अपना घूंघट उलट दिया। मुझे देखकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। कुछ पल तो वो शायद मुझे देखकर था, लेकिन फिर जल्दी ही अपनी नजरें झुका गया। जल्दी से मेरा घूंघट फिर से मुझ पर गिरा दिया। कहने लगा, जाओ। मैं अंदर चली गई। मेरी माँ इस घर की सफाई करती थी और उनके ऊँटों को खाना भी खिलाती थी। मेरा भी यही काम था। मैंने आज से पहले कभी अपने घर के अलावा किसी के घर का काम नहीं किया था, और वो तो महल जैसा घर था, बड़े बड़े कमरे थे। मैं एक ही दिन में थक सी गई थी। अभी मुश्किल से काम करके फ्री हुई थी तो एक नौकरानी आई और कहने लगी, तुम जाकर ऊँटों को चारा डाल कर आओ। मैं ऊँटों के अस्तबल में चली गई। ये इलाका क्योंकि रेगिस्तानी इलाका था, इसलिए वहाँ जब लंबा सफ़र होता तो ऊँट पर ही सवारी की जाती थी। मैं वहाँ चली गई, सब ऊँटों को चारा पानी डाला, लेकिन एक ऊँट उनमें से सबसे अलग थलग खड़ा था। सब ऊँटों में से उस ऊँट की सेहत भी देखने लायक थी और खूबसूरती भी सबसे अलग थी। मैं उसके पास भी चारा रखने चली गई, लेकिन वो ऊँट तो बड़ा नखरेबाज था। उसने अपने पाँव से चारे के बर्तन को पीछे कर दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने खाना क्यों पीछे कर दिया, खाया क्यों नहीं। कुछ देर बाद वही नौकरानी उधर आ गई। मुझे देखकर चिल्लाकर बोली, ए छोरी, उस ऊँट के पास क्या करने गई है, हट वहाँ से पीछे। ये चौधरी साहब का खास ऊँट है, हर किसी के हाथ से चारा नहीं खाता। इसे तो औरत के हाथ से ही खाने की आदत है, और वो भी एक खूबसूरत औरत के हाथ से। ये बात मुझे इस कदर अनोखी सी लगी थी। भला ऊँट को कहाँ ऐसी अकल और समझ होती है कि किसके हाथ से खाना मिल रहा है। फिर वहाँ एक खूबसूरत सी औरत आई और उस ऊँट को अपनी हथेली पर खाना रखकर खिलाने लगी। वो ऊँट उसे देखते ही उसकी हथेली से चारा उठा उठाकर खाने लगा। बार बार उस औरत को देख भी रहा था। मैं कुछ पल तो हैरत से देखती रही। क्या ऊँट भी खूबसूरती से इम्प्रेस होते हैं? मेरे लिए एक नया खुलासा था। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो वो चौकीदार हर आने जाने वालों को देखभाल कर अंदर भेज रहा था, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंची तो उसने बिना देखे ही मुझे अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आज नहीं देखोगे कि मैं औरत के लिबास में कौन हूँ? कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, जाओ तुम अंदर जाओ। मेरी बारी में उसके शब्द भी सख्त नहीं थे, बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं देखोगे? तो वो कहने लगा, देखा था तो रात भर नींद नहीं आई, आज देख लिया तो ना जाने क्या हो जाए। अब जाओ अंदर, और सुनो, अपनी ओढ़नी जरा भी सरकने मत देना, चौधरी बहुत खतरनाक होते हैं। उसने मुझे ना जाने क्यों ये कहा था। मैं उसकी बातों को सुनकर नर्वस जरूर हो गई थी। मैं अंदर चली गई। काम करने के बाद जब ऊँटों को चारा डालने गई तो ये मालूम हुआ कि वो खूबसूरत औरत बीमार है, इसलिए चौधरी के ऊँट को खाना खिलाने नहीं आ सकती, और वो ऊँट कल रात से भूखा है, किसी के हाथ से चारा नहीं खा रहा। यहाँ तक कि चौधरी के हाथ से भी खाना नहीं खाया, वो भी कोशिश करके जा चुका था। मैं बाकी सब ऊँटों के सामने चारा डालकर पलटने लगी कि मुझे लगा कि वो ऊँट भूखा होगा। मेरा काम तो ख़त्म हुआ, लेकिन फिर ये सोचा कि बेचारा ऊँट भूखा है और खूबसूरत तो मैं भी हूँ, क्यों ना मैं इसे अपना चेहरा दिखा दूँ और इसे खाना खिला दूँ। मैं एक भला काम करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी ये बात मेरे लिए मेरी जान का बवाल बन जाएगी। मेरा हुस्न उस जानवर की कमजोरी बन जाएगा। आप लोगों ने हुस्न परस्त मर्दों के बारे में सुना होगा, हुस्न परस्त औरतों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन वो ऊँट एक जानवर होकर हुस्न परस्त था। मैं वापस पलट आई और ऊँट के सामने खड़ी हो गई और अपना घूंघट में छुपा चेहरा उसे दिखा दिया। कुछ पल वो ऊँट मुझे देखता रहा, फिर मैंने अपने हाथों से चारा खिलाना शुरू कर दिया। वो आराम से खाना खाने लगा। उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो ऊँट ने पेट भर के खाना खाया। मैं उसे खिलाकर अपना घूंघट गिरा दिया और वहाँ से वापस चली आई, लेकिन उस दिन से ही मेरी आजमाइश शुरू हो चुकी थी।
मैं घर चली गई। कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा। अब वो ऊँट मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था। वो औरत जब ठीक होकर वापस आई तब भी वो ऊँट उसके हाथ के बजाय मेरे ही हाथ से खाना खाता था। अब हाथ से उस ऊँट की कमर भी मैं सहला देती थी। जब वो ऊँट मेरे हाथों से खाना खाता तो मुझे ही देखता रहता। अपने अंदाज से वो मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करने की पूरी कोशिश करता था। मेरे अलावा वो किसी को भी खुद को हाथ तक नहीं लगाने देता था। इसलिए अब मैं ही उसे संभालने लगी थी। और दूसरी तरफ वो नौजवान चौकीदार मुझे देखने लगा था। हर बार अर्थपूर्ण शब्द बोल देता कि मेरा दिल धड़काने के लिए काफ़ी होते थे। मुझसे कहता कि तुम तो चांद चेहरा हो, खुद को ढककर रखा करो। कभी मुझे थैली भर के अमरूद थमा देता, कहता बाग से तोड़े थे, तुम रख लो। मैंने अब तक बस चौधरी के बारे में ही सुना था, उसे कभी देखा नहीं था। लेकिन फिर एक बार एक हॉल में रखे कांच के गुलदान को मैं साफ कर रही थी जब पहली बार मैंने चौधरी की कड़कदार आवाज़ सुनी थी। अपनी घूंघट की आड़ से चौधरी के चेहरे को देखा। वो एक लड़की की कलाई पकड़े उसे घसीटते हुए अंदर लाया और हॉल में धकेल कर फेंक दिया। वो लड़की गंदमी रंगत की थी, लेकिन खूबसूरत नए नक्श की मालिक थी और बेतहाशा रो रही थी। चौधरी का जानवरों जैसा सलूक देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आया था। डर से मैं कांप सी गई थी। उस लड़की को हॉल में धकेलने के बाद वो दहाड़ते हुए बोला, शायद वो मुझे मेरी माँ समझकर बोला था, रामकली, इस छोरी को मेरे कमरे में छोड़ कर आओ। बड़ी अकड़ है साली में, इसे तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। आवाज थी या शेर की चिंगाड़, शब्द थे या मौत का पैगाम, मैं पूरी की पूरी अपने आप में कांप कर रह गई थी। वो लड़की भी ये सुनकर बदहवास होकर चौधरी के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। चौधरी साहब, मुझे माफ़ कर दें, मुझे छोड़ दें। मेरा कुछ ही महीने का बच्चा है, मेरे बगैर रो रो कर मर जाएगा, मुझे माफ़ कर दें। वो औरत तड़प कर बोली थी। लेकिन चौधरी उसे बालों से पकड़कर खुद ही अपने कमरे में ले गया और उसके बाद उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजी थीं। वो बार बार अपनी इज्जत और अपनी जान की भीख मांग रही थी। उस आदमी की ये दरिंदगी मैंने पहली बार देखी थी। मैं ऐसी हो गई थी कि मेरी आत्मा कांप रही थी। मैं वहां से भागकर मेन गेट तक पहुंची थी। वो नौजवान चौकीदार भी बड़ा परेशान हाल खड़ा था। उस लड़की के चीखने की आवाज़ें बाहर गेट तक आ रही थीं। मैं इस कदर बदहवास थी कि उस नौजवान से जा टकराई थी। वो मुझे यूं देखकर और भी बदहवास हो गया। कहने लगा, अम्मा रामकली की छोरी, तुझे क्या हुआ है? मेरी तो ये हालत थी कि शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। मुझे मुझे बाहर जाना है। वो चौधरी उस औरत को, उसने मेरी बदहवासी देखकर अपने साथ खड़े दूसरे चौकीदार से कहा कि वो भी अपने घर जा रहा है क्योंकि कल रात से वही ड्यूटी दे रहा है। उस दूसरे चौकीदार ने भी उसे जाने का कह दिया। वो मेरे साथ ही बाहर आया था। बदहवासी की वजह से मेरी चादर थोड़ा सा सरक गई थी, लेकिन चेहरा अब भी कुछ ढका हुआ था। वो कहने लगा, तूने ये सब पहली बार देखा है, इसलिए तेरी हालत इतनी खराब है। चल, तुझे मैं तेरे घर तक छोड़ आता हूँ। ये ना हो कि डर से तू आधे रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाए। मैंने कहा, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। वो औरत रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन चौधरी को उस पर दया नहीं आई। मैं ना जाने क्यों रोने लगी थी। मुझे उस औरत का तड़पना और रोना सहा नहीं जा रहा था। मेरा दिल बहुत बेचैन था, तड़प रहा था। कैसा पत्थर दिल जानवर इंसान था। मैं काफ़ी देर तक सिसकियों से रोती रही। वो नौजवान बड़ी खामोशी से मेरे साथ चलता रहा। फिर कहने लगा, अम्मा रामकली की छोरी, अब बस भी कर दे। मुझे तेरा रोना अब सहा नहीं जा रहा। उसके कहने पर मैंने अपने आप पर बंद बांधा था। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं देखा जाता। वो कहने लगा, शुक्र करो उस पत्थर दिल चौधरी ने शादी कर ली है। उससे मन भर जाएगा तो वापस उसके पति के पास भेज देगा। लेकिन जो सलूक वो और उसका ऊँट मिलकर उस औरत के साथ करते हैं, तो भगवान ही बचाए उसे, उस चौधरी और उस ऊँट से। उस लड़के की बात सुनकर मैं चौंकने पर मजबूर हुई थी। मैंने कहा, ऊँट? वो कहने लगा, हाँ ऊँट। उस आदमी की 2 पत्नियां हैं, बस कभी कभी ही उनके पास जाता है और अपना ऊँट भी साथ लेकर जाता है। उस दिन तो हवेली के दरों दीवार भी उन औरतों की चीखें सुनकर कांप जाते हैं। मेरे लिए ये बात भी अनोखी सी थी। वो कहने लगा, अम्मा रामकली की छोरी तो बहुत प्यारी और खूबसूरत है, और खूबसूरत औरतें इस चौधरी और उसके ऊँट की कमजोरी हैं। ये दोनों ही खूबसूरत औरत को नहीं छोड़ते, इसलिए उनके सामने कभी अपनी ओढ़नी सरकने मत देना, क्योंकि तू बेहद खूबसूरत है। सच कहूँ तो जब तक तू हवेली में होती है, मेरी जान सूली पर अटकी रहती है। दिल में यही डर लगा रहता है कि कहीं वो चौधरी तुझे देख न ले।
उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे डराओ मत, अब मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी थी, वरना मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि मैं कितनी हसीन हूँ। वो कहने लगा, बस एक झलक देखी थी तुम्हारी और कमबख्त रोज ही तुम्हारे सपने आने लगे हैं, कई रातें जाग कर काटी हैं। तुम्हें क्या खबर कि तुम कितनी हसीन हो। मुझे उस लड़के के मुंह से अपनी तारीफें ना जाने क्यों बुरी नहीं लगी थीं। मैं मुस्कुराने लगी और मैंने टॉपिक बदल दिया। मैंने कहा, तुम मुझे अम्मा रामकली की बेटी क्यों कहते हो, मेरा नाम क्यों नहीं लेते। वो हंसने लगा, कहने लगा, तुमने मुझे कब अपना नाम बताया है। ये सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैंने कहा, मेरा नाम मरीना है। मेरे पास आकर वो मुझसे कहने लगा, सुनो मरीना, मैं कुछ दिन बाद अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेज दूंगा। मैंने कहा, वो क्यों। तो वो हंसने लगा और बोला, वो तुम्हें मेरी अम्मा खुद बता देंगी। मेरा घर आ चुका था और वो ये कहकर जा चुका था। मैं अपने घर आ गई। घर आकर सारी बात अम्मा को बता दी। अम्मा बहुत खांस रही थीं। कहने लगी, एक तो ये खांसी मेरी जान को आ गई है, मैं ठीक हो जाऊं तो तुझे हवेली कभी न जाने दूं। लेकिन ये तो अम्मा भी नहीं जानती थीं कि मैं अपनी बदकिस्मती खुद अपने हाथों से लिखवा कर आई हूँ। वो ऊँट अब सिर्फ मेरे हाथ का आदी हो चुका था। कुछ दिन बाद मेरे लिए उस चौकीदार का रिश्ता आ गया। वो अच्छा कमाता था, इसलिए अम्मा बाबा को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। इसलिए सारिम के नाम की अंगूठी मैंने बड़ी खुशी से पहनी थी। उसके बाद जब मैं हवेली गई तो मैं दरवाजे पर उसे खड़ा देखकर शर्म से मुस्कुराने लगी थी। मैं अंदर जाने लगी तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, अपना चेहरा दिखाओ मरीना। मैंने कहा, आज क्यों। कहने लगा, अब तो मेरा हक बनता है। मेरा दिल उसकी बातों पर जोरों से धड़कने लगा था। मैं उसे पीछे धकेल कर हंसते हुए अंदर चली गई और तेज कदम उठाते हुए हवेली की तरफ जा रही थी। लेकिन मेरी नजरें बार बार सारिम की तरफ ही उठ रही थीं। पलट पलट कर हंसते हुए उसे ही देख रही थी, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत के दिए जल रहे थे। अभी मैं पलट पलट कर सारिम को ही देख रही थी कि तभी अचानक से मैं किसी से टकराई थी। मैं पीछे सारिम को देखते हुए उस आदमी से बुरी तरह टकरा गई थी। अपना संतुलन खो बैठी। इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरती कि उसकी बाहों के घेरे में आ चुकी थी। मेरी ओढ़नी भी सरक कर जमीन पर गिर चुकी थी। मैंने सामने देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी थी। वो तो चौधरी था जिससे मैं टकराई थी, और इस वक्त वो मुझे अपनी बाहों में लिए बेखुद सा मुझे देख रहा था, जैसे अपने होश खो बैठा हो। उसे देखकर मेरे होश भी गुम हुए थे। उसकी नजरें अब मेरे चेहरे पर किसी और अंदाज से ही उठ रही थीं। कोई तेजी थी जो मुझे किसी आग की तरह मेरे चेहरे को झुलसाने लगी थी। मैं जल्दी से खड़ी हुई और खुद को उस आदमी की पकड़ से पीछे किया था। अपनी ओढ़नी जमीन से उठाई और अंदर भाग गई। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। चेहरा दोबारा से छुपाया और काम करने लगी। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हुआ है, लेकिन आज मैं बड़ी जल्दबाजी में काम कर रही थी। अभी मुझे 15 मिनट ही हुए थे काम करते हुए कि वो चौधरी वापस हॉल में आ गया। मैं उस वक्त झाड़ू लगा रही थी जब वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके जूतों को देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो इस समय तक रोज हवेली से चला जाता था और फिर मेरे जाने के बाद ही वापस लौटता था। बस उसी दिन वो एक बार जल्दी लौट कर आया था जब उस औरत को अपने साथ लाया था, और आज उसे अपने सामने देखकर मैं किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। वो कहने लगा, ए छोरी, चल उठ, पहले मेरे कमरे की सफाई कर। ये सुनकर मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मैं जानती थी इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उठकर खड़ी हो गई और उसके कमरे में सफाई करने चली गई, लेकिन ये नहीं जानती थी वो मेरे पीछे ही अपने कमरे में आ जाएगा। मैं उसके कमरे में झाड़ू लगाने लगी और वो अपने बेड पर बैठ गया। कैसी तेज नज़र थी उसकी, मुझे खुद पर बुरी तरह से महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, तू रामकली अम्मा की धी है। वही रौबदार शब्द थे जिसने मेरी जान निकाली थी। मैंने बदहवासी में अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो हंसने लगा। अच्छा, तो मेरे बब्बर शेर को आजकल तू ही चारा खिला रही है। पहले तो मैं समझी नहीं कि वो किसकी बात कर रहा है। मेरे गले में इस वक्त इतनी गांठें पड़ चुकी थीं कि मेरी आवाज़ निकलना भी मुश्किल हो रहा था। वो कहने लगा, मेरे ऊँट की शोखियाँ आजकल चरम पर हैं और उसकी मस्तियाँ देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि कारण क्या है, लेकिन तुझे देखकर समझ गया हूँ। कमीना, तुझ पर दिल हार बैठा है। मैं अभी उसकी बात का मतलब भी नहीं समझी थी कि तभी वो उठकर मेरे पास आ गया। मेरे हाथ से झाड़ू पकड़कर नीचे फेंका और पल भर में मेरी ओढ़नी मेरे चेहरे से पीछे कर दी। मेरा चेहरा उसके सामने साफ हो चुका था। मेरी ठोड़ी को ऊपर किया और मेरे चेहरे पर अपनी नजरें जमा दी। मुझे लगा वो आदमी अब ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। वो कहने लगा, तू तो तारीफ के लायक है छोरी। रामकली तो काली कलूटी सी औरत है, तुझ जैसा नायाब हीरा उसने कैसे जन लिया।
चल अपने घर जा, तेरी आज के बाद छुट्टी। मेरा चेहरा छोड़कर वो आदमी बोला। मैंने उससे कोई वजह नहीं पूछी और अपना घूंघट निकाले जल्दी से कमरे और हॉल से भागती हुई बाहर आई थी। मैं रो रही थी और रोते हुए ही गेट तक पहुंची थी। मैं पता नहीं क्यों रो रही थी। सामने गेट पर ही सारिम खड़ा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गई। वो पहले ही परेशान खड़ा था क्योंकि उसने मुझे चौधरी से टकराते देख लिया था। मुझे यूं रोता देखकर वो और भी परेशान हो गया। कहने लगा, क्या बात है मरीना? मैंने कहा, मुझे चौधरी से डर लग रहा है। सारिम, तू आज ही मुझसे शादी करके मुझे कहीं लेकर भाग जा। उसकी नज़रें मुझे अच्छी नहीं लग रही थीं। मेरी बात सुनकर सारिम भी परेशान हुआ था। कहने लगा, तुझे कितना कहा था कि होश में रहा कर। वो टूटे फूटे शब्दों में बात कर रहा था। मैं और भी रोने लगी और फिर मुझे चुप करवाने लगा। फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं आज ही कुछ करता हूँ, अब तू चुप हो जा पगली। लेकिन सारिम के आने से पहले ही चौधरी के शादी का पैगाम मेरे लिए आ गया था, और वो भी कल के लिए। वो कल ही मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे पास बस आज की रात थी। मैं खुद को किसी भी जुल्म और ज्यादती का निशाना नहीं बना सकती थी। ना जाने वो आदमी मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा। मेरे कानों में उस औरत की जाने वाली विनती सुनाई देने लगी। उसकी चीखें मेरा चैन बर्बाद कर रही थीं। और उस पर उस ऊँट की नजरें। पता नहीं वो आदमी अपनी पत्नी के कमरे में ऊँट को लेकर क्यों आता है, और वो ऊँट उसकी पत्नी के साथ क्या करता था। और ये डर मेरी जान निकाले हुए था। सारिम से मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अगर सारिम का इंतजार करती तो वो भी क्या कर लेता। जब वो हवस का पुजारी चौधरी किसी शादीशुदा औरत पर दिल हार कर उसे घसीटता हुआ उसके पति के सामने ही अपने साथ अपनी हवेली पर ले आता है, तो उस औरत का पति भी कुछ उसका नहीं बिगाड़ पाता। फिर सारिम भी क्या कर लेता। मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। अम्मा अलग आंसू बहा रही थी कि मेरी बेटी वह जुल्म सह नहीं सकती जो वो चौधरी और उसका ऊँट करते हैं। कोई आज तक ये जान नहीं पाया था कि आखिर वो ऊँट शादी की रात उस चौधरी के साथ कमरे में क्यों जाता है और दुल्हन के साथ क्या करता है। अम्मा के आंसू लगातार बह रहे थे। बाबा की रंगत भी सफ़ेद पड़ चुकी थी। कुछ नहीं बोल रहे थे और ना ही उस चौधरी का मुकाबला कर सकते थे। इसलिए जो कुछ करना था अपने बचाव के लिए मुझे ही करना था। मैं रात होते ही घर से भाग गई थी। हमारे इलाके के रेगिस्तान कुछ ही मील की दूरी पर थे। शहर जाने के लिए बसें भी चलती थीं। मेरी कोशिश थी कि शहर की किसी बस पर बैठ जाऊं, इसलिए अंधाधुंध भाग रही थी। लेकिन मेरी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। ना जाने कैसे इस बात की भनक उस चौधरी को पड़ गई और वो अपने ऊँट पर बैठकर मेरे पीछे आ रहा था। और इस वक्त वो ऊँट इन सहराओं में किसी घोड़े की तरह मिट्टी उड़ाता मेरे पीछे भाग रहा था। ना जाने कैसे और कब वो मेरा पीछा करने लगे थे। शायद उस चौधरी को शक हो गया था, या मेरी किस्मत ही खराब थी। मैं जितना तेज भाग सकती थी भाग रही थी, लेकिन वो जल्दी ही मुझ तक पहुंच गया था। सबसे पहले उस ऊँट ने मेरी ओढ़नी मुंह से लेकर मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैं एकदम पलटकर मिट्टी के ढेर पर गिरी थी। फिर उस चौधरी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर अपने ऊँट पर बिठाया था। वो जानदार आदमी था। उसके सामने मैं नाजुक सी लड़की कुछ भी न थी, इसलिए वो मुझे एक ही हाथ से खींचकर अपने ऊँट पर बिठा चुका था। मैं रोने लगी, उसकी विनती करने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वो मुझसे पूरी तरह बेपरवाह ऊँट चला रहा था। ठीक ही कहते हैं कि ऊँट रेगिस्तान का घोड़ा होता है। उस ऊँट की रफ्तार तो देखकर मैं हैरान थी, या शायद अपने मालिक की तरह उसे भी मुझे पाने की ख्वाहिश थी। मैं कुछ ही देर में उस हवेली में पहुंच चुकी थी। मेन गेट खोलने वाला सारिम ही था। मैं सारिम को देखकर बेकल सी हो गई थी और सारिम की तरफ मददगार नज़रों से देखने लगी थी। लेकिन वो नज़रें चुराकर नज़र बदल गया था। मुझे अब अपनी शामत साफ नज़र आ रही थी। उस आदमी ने मुझे ऊँट से नीचे धकेलकर जमीन पर गिरा दिया। मैं मुंह के बल जोर से नीचे गिरी थी। सारिम से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए भागकर मेरे पास पहुंच गया। मुझे उठाकर कहने लगा, चौधरी साहब, इसे छोड़ दें। मैंने जब से होश संभाला है आपकी गुलामी की है, बदले में 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं मांगा। बस मरीना को माफ़ कर दें, इसे छोड़ दें, इस पर जुल्म मत करें। चौधरी ऊँट से नीचे उतरकर सारिम के सामने जाकर खड़ा हो गया। तू कमीना इंसान, मुझसे कुछ मांगने की औकात भी रखता है? और ये तेरी क्या लगती है जो तू इसके लिए हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहा है? सारिम कहने लगा, ये मेरी मंगेतर है। ये सुनकर तो चौधरी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, फिर तो तेरे सामने ही इससे शादी करूंगा, इसकी मांग में सिंदूर भरूंगा। ये कहकर चौधरी ने सारिम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे पीछे धकेला था और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया।
मैं रोती रही, लेकिन वहाँ मेरी पुकार सुनने वाला कोई न था। मेरी शादी चौधरी से कर दी गई। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। फिर रात को वो आदमी अपने साथ ऊँट को भी लेकर आया था और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बिल्कुल बेजान बुत की तरह बैठी हुई थी। वो मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा उसूल है कि मेरा ऊँट सबसे पहले मेरे पत्नी के पूरे बदन को चाटता है। भाई मेरा सबसे प्यारा ऊँट है, तो इसका हक तो बनता है कि वो भी अपनी ख्वाहिश पूरी करे। ये ऊँट भी बड़ा शरारती है। गोरी चिट्टी लड़कियां इसे बड़ा लुभाती हैं। ये सुनकर मुझे ये सोच कर ही घिन आई थी। ये सोच कर ही मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी कि ऊँट मेरे पूरे बदन को चाटेगा। उस आदमी ने ऊँट को मेरी तरफ इशारा कर दिया, लेकिन वो ऊँट मेरी तरफ नहीं बढ़ा था। उस आदमी ने दोबारा ऊँट को कहा, लेकिन वो फिर भी मेरे पास नहीं आया। ऊँट मेरी आंखों से बहते आंसुओं को बड़े गौर से देख रहा था। चौधरी बड़े गुस्से में खड़ा हो गया और ऊँट को कहने लगा, जाओ, मैं कह रहा हूँ वो करो। इस लड़की को अपनी जबान से चाटो। लेकिन वो ऊँट अपनी जगह से हिला भी नहीं था। उस चौधरी ने ऊँट को मारना शुरू कर दिया। ऊँट की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। मैं उठकर उस चौधरी के पैरों में गिर पड़ी। मैंने कहा, इस बेजुबान को मत मारो, इसे छोड़ दो। चौधरी कहने लगा, कोई मेरी बात ना माने तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ, और फिर ये जानवर क्या औकात रखता है। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंका था। मेरा सर अचानक ही साइड टेबल से टकरा गया और मेरे माथे से खून बहने लगा। मेरा बहता खून देखकर तो वो ऊँट गुस्से से पागल हो गया था। उसने अचानक ही अपने मालिक पर हमला कर दिया। उसे जमीन पर गिराकर अपनी टांगें अंधाधुंध उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगा। इस बार हवेली में चौधरी की चीखें गूंज रही थीं। ऊँट ने अपना धर्म निभा दिया था। जब वो भूखा प्यासा था तब मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। ऊँट की कोई गलती ही नहीं थी। जो औरत ऊँट को खाना खिलाती थी उसने ही मुझ पर खुलासा किया था कि वो तो किसी के भी हाथ से खाना खा लेता था, लेकिन चौधरी उसे खूबसूरत औरत के हाथ से ही खाना खिलवाया करता था। जब वो औरत बीमार हुई थी तो ऊँट बेचारा 3-4 दिन तक भूखा रहा था, लेकिन चौधरी ने किसी भी औरत को ये हुक्म नहीं दिया था कि वो ऊँट को खाना खिलाए। जब तक चौधरी के आदमी दरवाजा खोलकर उसे बचाने आते, तब तक चौधरी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। सारिम भी अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर मेरे पास आया, और चौधरी के जुल्मों सितम से सब लोग ही परेशान थे, इसलिए चौधरी को मरा देखकर सबके चेहरों पर एक सुकून भरी लहर दौड़ गई थी। मैं जल्दी से सारिम के सीने से दुबक गई थी। डर की वजह से मैं कांप रही थी। ऊँट चौधरी का काम तमाम करके एक तरफ खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद ऊँट मेरे और सारिम के पास आ गया और अपने प्यार का इजहार मुझसे करने लगा। मैंने भी उसकी पीठ पर हाथ फिराकर उसे तसल्ली दी थी। मेरी शादी सारिम से हो गई है और वो ऊँट भी अब हमारे साथ ही रहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।